नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस YouTube चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हिंदी की क्लास, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण कराऊंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। हमारी आज की क्लास है किसकी? व्याकरण की। मैंने आपके लिए व्याकरण का कंटेंट लेके आई हूं मैं, क्योंकि व्याकरण से भी आपके हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं पहले आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, उसके बाद अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन अभी करा दूंगी और कुछ अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, चलते हैं। भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है कि भाषा का मुख्य कार्य होता है कि जो बोल रहा है वक्ता की बातों को दूसरे तक पहुंचाना। भाषा के माध्यम से हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को, विचार यानी कि जो हम सोच रहे हैं उनको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है जिसमें हम बोलकर अपनी बात किसी को बता रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं। और लिखित क्या होता है? लिख कर बता रहे हैं। लिखित का मतलब होता है लिखकर, जैसे पत्र लिखना किसी के लिए। और बोलकर क्या हो जाएगा? कहानी सुनाना। ये क्या हो गया? बोलकर। कहानी सुनाना ये बोलकर हो गया। लिपि, जब हम भाषा बोलते हैं तो उसको लिखने का एक ढंग होता है। हर एक भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, अलग ढंग होता है। उसके वर्णों की बनावट अलग होती है। भाषा के लिए जो लिखने का ढंग होता है, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि हर एक भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है, अपना ढंग होता है। उस ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हमें ये बात तो पता चल गई होगी कि हर एक भाषा को लिखने का अपना ढंग होता है, तो हर एक भाषा की लिपि अलग होती है। तो यहाँ पे लेके आई हूं मैं भाषाएं और उनकी लिपियां। पहले चलते हैं। भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम संस्कृत भी बोलते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी है? उसकी भी लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि है संस्कृत की। पाकिस्तान में कौन सी भाषा यूज होती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। ब्रिटेन की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीन में बोली जाती है मंदारिन भाषा। उसकी लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। कौन सी लिपि? चित्रलिपि। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच की लिपि भी रोमन है। और रशियन जो लैंग्वेज है उसकी लिपि भी रोमन है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं भारत की एक दो भाषाएं जिनकी लिपि बता देती हूँ। भारत में और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? शब्दों का समूह होती है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, शब्दों के अर्थ भी होते हैं। और ये वाक्य में भी प्रयोग होती है, यानी कि वाक्य में भी शब्द एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। यानी कि वाक्य जो बनाते हैं उसमें भी शब्द का एक क्रम होता है। जैसे मैं कल आगरा गई, ये क्या है? व्यवस्थित क्रम। अगर मैं इसको लिख दूं, गई कल आगरा में, तो ये पढ़ने में कैसा लग रहा है? ये वाला पढ़ने में कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। ये कैसा है? ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है।
किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं है। यानी कि जब भी हम कोई वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, जो ध्वनि हम प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं और ये नियम क्या कहलाते हैं? नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि भाषा के व्यवस्थित क्रम को व्याकरण कहते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। यानी कि किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं है, इसके कुछ नियम होते हैं और ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। और ये नियम ही क्या कहलाते हैं? नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि लिखने, पढ़ने और उसको बोलना कैसे है, बोलने के भी कुछ नियम होते हैं। और ये नियम क्या कहलाते हैं? बोलने के जो नियम होते हैं, नियम ही क्या कहलाते हैं? नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। आई बात समझ में? आगे चलें, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न, हम एक दूसरे की मन की बात अथवा विचार जान सकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे की मन की बात कैसे जान सकते हैं? लिखकर, बोलकर और सुनकर, यानी कि एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, पढ़कर, इन सब के द्वारा। तो हम किसी के मन की बात जानते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं? लिखकर जान सकते हैं। आजकल हम क्या यूज करते हैं? व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमको किसी को कुछ बताना होता है, कुछ भी मैसेज करना होता है, यानी कि कुछ विचार रखना होता है, तो हम आप उस पर क्या करते हैं? लिखते हैं ना। और हम बोलकर और सुनकर भी कर सकते हैं, पढ़कर भी कर सकते हैं। जब वो कोई लिखेगा तो उसके लिखे हुए वाक्य को हम पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ आएगा। तो हम इन सब के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपि डैश को कहते हैं, यानी कि लिपि खाली स्थान को कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? भाषा को, बोली को, किसी भाषा के लिखने के ढंग को, किसी भाषा के लिखने के ढंग को। तो लिपि क्या कहलाता है? किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताई, बोली क्या होती है? बोली क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसका भाषा का क्षेत्रीय प्रभाव जो होता है वो कहलाता है बोली। ठीक है, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं हम व्याकरण से? सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना, यह सब। तो मैंने क्या बताया ऊपर? आपको क्या बताया? व्याकरण हमें क्या सिखाता है? सही लिखने, पढ़ने और बोलने के कुछ नियम होते हैं इसको। तो हमें क्या सिखाता है? सही लिखना, सही बोलना, सही पढ़ना, यानी कि तीनों ही सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यह सब। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी। तो कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की है देवनागरी। फारसी किसकी है? फारसी लिपि किसकी है? उर्दू भाषा की, उर्दू। रोमन किसकी है? रोमन किसकी है? अंग्रेजी, फ्रेंच और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। ऊपर हमने कौन सी पढ़ी थी? रशियन। इसकी भी कौन सी है? रोमन है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुमुखी किसकी है? मैंने किसकी बताई थी? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की, पंजाबी। पंजाब किसका पार्ट है? पंजाब किसका पार्ट है? पंजाब भारत का पार्ट है। आगे चलते हैं। वर्ण विचार या और वर्णमाला। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण विचार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, पहला क्या होता है? स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वो ध्वनि होते हैं जो किसी दूसरे शब्द की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, अ। इनकी अपनी एक ध्वनि होती है जिसमें किसी भी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वर होते हैं। ठीक है, ये स्वर होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में, यानी कि स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि ये ध्वनियां होती हैं, छोटी से छोटी ध्वनियां होती हैं जिनको बिना किसी वर्ड के
मदद के बिना बोला जा सकता है, जैसे अ, आ, ई। हम बोल सकते हैं, इनमें हमें किसी भी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लग रही इनके उच्चारण में। व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लगती है, इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लगती है। जैसे मैं बोलूं क बोला मैंने, क मेरे पीछे से साउंड कैसे निकल के आ रही है, यानी कि का जो मैंने क लिखा है, इसको अगर मैं बिना स्वर के लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, का और हलंत, और इसका कोई भी ध्वनि नहीं होती। अगर मैं इसके आगे आ ना लगाऊं तो इसको मैं बोल ही नहीं सकती। तो क कैसे लिखा जाता है, का हलंत अ। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, वर्ड विच्छेद करते हैं, वर्ड विच्छेद करते हैं। मात्राएं, स्वरों की क्या होती है, अपनी ध्वनि होती है और अपनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, मात्राएं होती हैं, बड़े आ की मात्रा, यहां पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है। ये बड़े आ की है, छोटी आ का क्या होता है, आ का तो पीछे वो उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब जब हम स्वर और व्यंजन, जब वो व्यंजन होते हैं उनका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, हम उनमें स्वर की सहायता से करते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यहाँ पे करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ण के साथ मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों के मेल से ही। जब तक हम वर्ड को एक साथ नहीं लाएंगे तब तक हम शब्द नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, यानी कि वर्ड को तोड़ेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे लिया, कोई वर्ड था, कोई शब्द था मेरे पास, क म ल। अब मैं इसका विच्छेद करूं तो का हलंत, ये किसके बिना अधूरा है। अगर पूरा का लिखना है तो अ, म, अ, ल, अ। आई बात समझ में? ऐसे करते हैं हम वर्ण विच्छेद, ऐसे करते हैं हम वर्ण विच्छेद। हमें पता है कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। कमल पूरा जो शब्द बना है वो किस वर्ड से बना है, क, अ, म, अ, ल, अ, यानी कि इन वर्ड से मिलकर ये शब्द बना है। तो ये शब्द क्या है, वर्णों के मेल को या फिर वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इनका जो विच्छेद करते हैं वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ क्या लिखा है, लोग, किसकी मात्रा है, छोटे ओ की, तो यहाँ पे ओ, ग, अ। आप देख पा रहे हैं, रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, या तो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, उसका कोई नाम हो, उस नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ले लिया रीना, रीना, समर्थ, ये क्या है, नाम है, क्या है, संज्ञा है। ये किसके नाम है, व्यक्ति के नाम। वस्तु के नाम, वस्तु के नाम ले लो, कोई वस्तु, थैला, क्या है, संज्ञा। कुर्सी, क्या है, संज्ञा। स्थान का नाम, स्थान का नाम, कोई भी स्थान का नाम हो, क्या है, संज्ञा, क्या है, संज्ञा। अलीगढ़, आगरा, मैंने दो नाम ले लिए, नाम क्या है, स्थान के नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं।
कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराया जा रहा हो, व्यक्ति वस्तु का बोध कराया जा रहा हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कोई भी नाम ले लो व्यक्ति का। फॉर एग्जाम्पल, समीर मेहनती है, तो यहां पे समीर क्या है? एक व्यक्ति है, किसी का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। दूसरी आती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है कि किसी भी एक नाम से एक जाति का बोध हो रहा हो, किसी भी संज्ञा से या फिर किसी भी शब्द से जो एक जाति का, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का, लड़की। अच्छा मुझे बताओ, लड़का, ये जो लड़का शब्द है, जो यहाँ पे ये लड़का शब्द मैंने प्रयोग किया है, ये कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये लड़की की है, कोई भी लड़की हो सकती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। तो ये संपूर्ण जो लड़की जाति है उसका बोध करा रही है। ये बात हमें समझ में आई? आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी भाव का बोध करा रही है वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। मिठास, अच्छाई, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आगे चलें, हमारा अगला टॉपिक है लिंग। लिंग क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जेंडर। लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो, स्त्री होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। लिंग के दो प्रकार होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं लिंग के? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग क्या होता है? जिस शब्द से जिस संज्ञा शब्द से उस रूप के, उसके पुरुष होने का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसमें। दादा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द के किसी रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो, जैसे लड़की ले लो। लड़की क्या है? स्त्री। और लड़का क्या बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, यानी कि पुरुष होने का। पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग। तो ऐसे हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे चाचा पुल्लिंग है और चाची स्त्रीलिंग है। और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में कराऊंगी। ठीक है, जब भी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगी, तब कराऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कारक। कारक क्या होता है? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध बाकी की क्रिया या दूसरे किसी शब्द से ज्ञात हो,
यानी कि संज्ञा है सर्वनाम का, किसी दूसरे वाक्य में दूसरे शब्द से उसका कोई संबंध हो, उसे कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं वो विभक्ति या फिर परसर्ग चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभक्ति या फिर परसर्ग। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के ना नी रे रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। यानी कि कर्ता ने, अब मान लो कोई वाक्य है, जैसे रिया ने कार्य पूर्ण किया, रिया ने कार्य, तो यहाँ पे रिया ने, रिया क्या है? यहाँ पे कर्ता है। अब मैं बोलूं मैंने साइकिल को धोया, मैं यहाँ पे किसका कर्म कर रही हूं? साइकिल को धोने का। को क्या है? यहाँ पे कर्म हो रहा है, साइकिल को धोया, को धोया, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कौन सा लग रहा है? को। सब करण से के द्वारा, यानी कि करण से के द्वारा, किसी के माध्यम से। मैं साइकिल से बाजार गई, मैं किससे जा रही हूं? साइकिल से, किसी चीज के माध्यम से, तो यहाँ पे करण हो रहा है, मतलब कोई माध्यम है मेरे पास। संप्रदान के लिए, मैं अपने भाई के लिए किताबें लाई, के लिए, ये क्या होता है? संप्रदान। अपादान से अलग होना, यानी कि अपादान में भी से ही यूज होता है, मतलब से का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है। रीना छत से गिर गई, छत से गिर गई, जब वो छत से गिरी है तो क्या वो छत पे थी? नहीं, वो अलग हो गई। संबंध, वह सिया का भाई है, संबंध दोनों का। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, मैं घर में हूं, घर में, मैं छत पर हूं, संबोधन हे अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो? आई बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वचन क्या होता है? वचन हमें पता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आगे चलते हैं। नंबर्स, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसकी संख्या का पता चले, उसको हम वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज है, उसकी संख्या के बारे में हमें पता चले तो वो वचन होता है, एक वचन। किसी वस्तु व्यक्ति के एक होने का पता चले तो ये एक वचन होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का पता चले, किसी संज्ञा सर्वनाम के एक होने का बोध हो, मतलब अकेला होने का, ये कहलाएगा एक वचन। एक वचन, जैसे मेरे पास क्या है? एक गोली है, तो मैं बोल सकती हूँ दवाई, बोल सकती हूँ। एक पैसा है तो मैं बोल सकती हूँ पैसा। बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से जिससे उसकी संख्या का एक से अधिक, दो हो, दो, तीन हो, चार हो, कितना भी हो, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि जिस रूप से उसकी संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। यहाँ पे ले लो दवाई, दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयां, यानी कि बहुत सारी दवाई। पैसा, एक पैसा जो था उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पैसे। क्या हो जाएगा? पैसे, मतलब बहुत सारे। एक से ज्यादा है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो, लेकिन एक से ज्यादा, एक से अधिक, दो या एक से अधिक,
यानी कि दो या दो से अधिक, एक से ज्यादा, यानी कि एक नहीं होना चाहिए, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। एक होगा तो वो एक वचन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम आदि। वह, यह, मैं, तुम आदि। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। संज्ञा था, संज्ञा कोई नाम ले लेते हैं, से आरती बाजार गई। फिर मैं बोलूं आरती बाजार गई, आरती बाजार से, यानी कि वह बाजार से गहने लाई। तो यहाँ पे मैं आरती ही लिख सकती थी कि आरती बाजार गई, आरती बाजार से गहने लाई, लेकिन मैंने यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे क्या यूज किया? वह बाजार से गहने लाई। तो यहाँ पे ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है। मैं, इसका एग्जांपल होता है मैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीकर, वक्ता, प्रवक्ता। मध्यम पुरुष, जिससे बात हो रही है, इसको बोलते हैं सुनने वाला, जैसे तुम। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, तो इस अन्य पुरुष में क्या हो सकता है? वह, वे, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जो किसी भी वस्तु के निश्चित संख्या, यानी कि निश्चित संख्या या मात्रा में होने का बोध कराते हो, वो क्या हो सकता है? निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि 10 रुपए, ये सब क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें किसी वस्तु के निश्चित ना होने का बोध हो। जैसे कुछ, कोई, थोड़ा। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बचाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, जो जैसा करेगा, जो करेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा वैसा क्या है? यहाँ पे संबंध दिखा रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछते हो, इसमें कौन से शब्द यूज हो जाएंगे? वही क्या, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो निजता का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरी कार, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। मेरी, तुम्हारी, तुम्हारा, हमारा, उनका, उसका, ये सब क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे चलते हैं विशेषण पर। आगे किस पर चलते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण। जैसे कि
राधा, राधा बहुत सुंदर है। यहाँ पर राधा क्या है? संज्ञा। और उसकी विशेषता कैसे बताई दे रही है कि राधा कैसी है? राधा सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया? सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि राधा की विशेषता बताई जा रही है सुंदर शब्द के द्वारा। विशेषण के भेद, 4 भेद होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, जो किसी वस्तु के गुण, दशा, दशा यानी कि स्थिति, आकार, दोष, गुण, दशा, दोष, आकार आदि का बोध कराए, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुण क्या हो सकते हैं? सुंदर, कोमल। दशा, दशा क्या हो सकती है? मोटा, पतला। आकार हो सकता है मोटा, पतला। दोष क्या हो सकते हैं? दुष्ट। दशा क्या हो सकती है? कमजोर, कमजोर दशा हो सकती है, कमजोर। ये सब क्या होते हैं? ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण जो किसी भी संज्ञा की निश्चित संख्या बताते हो, निश्चित संख्या बताते हो, जो संख्या बताते हो, जैसे 2, 10 थैले, 10 थैले। यहाँ पे 10 क्या है? संख्यावाचक। परिमाणवाचक यानी कि जो किसी परिमाण की विशेषता बताते हो, जैसे परिमाणवाचक यानी कि 2 किलोग्राम, आटा। आटा क्या है? यहाँ पे परिमाण है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? 2 किलोग्राम। और भी क्या हो सकता है इसमें? थोड़ा दही। तो यहाँ पर थोड़ा क्या बता रहा है? दही की विशेषता। तो थोड़ा कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण, मैं किसी भी चीज की तरफ इशारा करूं, वो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। कोई भी इशारा, वह, यह, वह, वे, ये सब कैसे हो जाएंगे? सांकेतिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। कोई परेशानी है मुझे यहां तक? होनी तो नहीं चाहिए। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी वर्तनी, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध शब्द को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध अशुद्ध को मैं एक और चीज बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ? तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जो शुद्ध है, अशुद्ध है, उनको मैंने शुद्ध करके भी दे रखा है। जैसे वापिस, जब हम बोलते हैं तो हम उनको जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और हम कभी कभी उनको अशुद्ध बोलते हैं, यानी कि गलत बोलते हैं। जैसे हम वापिस बोलते हैं, वो होता है वापस। पढ़ाई हम बोलेंगे तो ऐसे लिखते हैं, पढ़ाई, ऐसे लिखा जाता है। त्योहार बोलते हैं, लेकिन ये होता है त्योहार। आधार नहीं होता, आधार होता है। आगामी। हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम उसको बोलते हैं अतिथि, वो होता है अतिथि। कौन होता है? वो अतिथि। इसको शुद्ध तरीके से ऐसे लिखा जाता है। और भी होते हैं 2-3 जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे स्वधीन बोलते हैं हम, स्वधीन, वो स्वधीन नहीं होके स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन। और क्या बोलते हैं हम? स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं हम? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बोलते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? स्वास्थ्य, ऐसे लिख देते हैं ना? नहीं, ये होता है स्वास्थ्य। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जो हम गलत लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द। आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो पर्यायवाची शब्द से पूछे जाएंगे, और 2
प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न आपको शुद्ध और अशुद्ध से पूछे जाते हैं। किसका शुद्ध शब्द बताइए और इसका अशुद्ध बताइए। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ के कारण होते हैं, समान अर्थ के होते हैं और किसी कारण दूसरे का स्थान ले लेते हैं। जैसे हाथी, हाथी को हम क्या बोल सकते हैं? गज, हस्ती, मतंग, करी। मतलब हाथी जो वर्ड है, हाथी की जगह मैं गज भी यूज कर सकती हूँ। गज हम किसको बोलते हैं? हाथी। यानी कि एक ही, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जा रहा है। संबोधित मतलब बुलाया जा रहा है, ठीक है, संबोधित कर। जैसे शिव, शिव कुछ लोग शिव बोलते हैं, कुछ लोग शंकर जी बोलते हैं, कुछ लोग महादेव बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, तो शिव के कितने नाम हैं? शंकर, नीलकंठ, हर, हर बोलते हैं और क्या बोलते हैं? महादेव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं उनको। नीलकंठ, नीलकंठ क्यों बोलते हैं शिव को? क्योंकि उनका जो गला है, कंठ किसको बोलते हैं? गले को। गला कैसा है? नीला है। किसकी वजह से? विष की वजह से, तो उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। शंभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शंभु। सत्यम, सत्यम भी किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। सुंदरम बोलते हैं। आगे चलते हैं। सोना, सोना, सोने को क्या क्या बोलते हैं? सोने को बोलते हैं स्वर्ण, स्वर्ण, कंचन और कनक। स्वर्ण, कंचन और कनक। मछली, मछली को हम क्या बोलते हैं? मछली का पर्यायवाची होता है मीन और मत्स्य। नौका, नौका यानी कि नाव, बेड़ा, तरिणी, नाव, बेड़ा, तरिणी। आगे चलते हैं। आपसे प्रश्न, आपसे जो भी आपका हिंदी का पोर्शन होता है उसमें एक शब्द या 2 शब्द विलोम से भी पूछ ले जाते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि कभी विलोम से पूछ लिया, कभी पर्यायवाची से पूछ लिया, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। विलोम शब्द का मतलब है कि वो एक दूसरे के अर्थ में कैसे हैं? उल्टे हैं। कैसे हैं? उल्टे हैं, विपरीत हैं, इसलिए उनको विपरीतार्थक तथा विलोम शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द तथा विलोम शब्द। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके विलोम दे रखे हैं। जैसे जीवन, जीवन का विलोम क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। जटिल, जटिल यानी कि कोई चीज बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। प्रभु, प्रभु का विलोम क्या होगा? सेवक। प्राचीन यानी कि पुराना, पुराना का विलोम क्या होगा? नया, और नया को क्या बोलते हैं? नवीन। प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने हो, और परोक्ष, जो हमारे सामने न हो। स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। विजय, विजय, विजय का विलोम हो जाएगा पराजय। विजय का मतलब होता है जीतना और पराजय का मतलब होता है हारना। श्याम, श्याम का मतलब हो जाएगा धवल। हिंसा, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा। सुख, दुख। ठंडा, गर्म। प्रशंसा यानी कि तारीफ, निंदा यानी कि बेइज्जती। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आता ही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है और ज्यादातर ये आते हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से, जो उसके एक्सरसाइज में दे रखे होते हैं ना पीछे, अभ्यास प्रश्न, वहां पे जो दे रखे हैं वहां से आते हैं। वहीं से मैं कुछ उठा के लाई हूं। अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी कि मेरी बात गलत है और मैं उस गलत बात के लिए आपसे आग्रह कर रही हूं कि नहीं मुझे यही करवाना है, तो हो गया दुराग्रह, यानी कि किसी बुरे काम के लिए यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह किया गया। अंडे से पैदा होने वाला अंडज, आसमान को छूने वाला गगनचुंबी, आकाश में घूमने वाला नवचर, अच्छे चरित्र वाला सचरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आगे चलते हैं। मुहावरे, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो किसी भी बात को एक दूसरे ढंग से कहना, वो होता है मुहावरा। जैसे कोई बहुत थक गया तो उसको मैं क्या बोलूंगी? मुहावरा। यहाँ पे मुहावरा दिया है और यहाँ पे इसका अर्थ दिया है, ये भी पूछ लिया जाता है।
अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना। अब मैं किसी से ये नहीं कहना चाह रही कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, तो क्या बोलेंगे? अंग अंग ढीला हो गया है। आंखें दिखाना, धमकाना, नाक कटाना, बदनामी होना, हाथों के तोते उड़ना, यानी कि हाथों के तोते, इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ में जो तोते थे वो उड़ गए, यानी कि घबरा जाना। आग में घी डालना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, यानी कि कोई नाराज है और उसका तुमने और ज्यादा नाराज कर दिया, तो आपने क्या काम कर दिया? आग में घी डाल दिया। यानी कि आग जल रही थी, उसमें घी डालोगे तो वो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो आग में घी डालना यानी कि क्रोधी को और ज्यादा भड़काना। रंग में भंग डालना, काम बिगाड़ना, रंग में भंग डालना, काम बिगाड़ना। आगे चलते हैं। उपसर्ग, इसमें से तो एक मैंने कराया था आपको मॉडल पेपर, उसमें मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और शुद्ध अशुद्ध, इन सब के प्रश्न मैंने कराए थे मॉडल पेपर में, क्योंकि वो आ रखे थे, तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते पूरे, शब्दों के थोड़े से अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ को बदल देते हैं। यहां पे था डर, डर का मतलब होता है अलग, कि किसी चीज से डर जाना। उसके आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया ने प्लस डर। अब ये निडर, यानी कि अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, निडर जो किसी से न डरता हो। ठीक है, उन, यानी कि उन 30, यानी कि 30 था, 30 कितना होता है? 3 0, और उसमें से मैंने उन लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 29, यानी कि 30 से 1 कम हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और भी होते हैं, जैसे गम, गम का मतलब होता है जहां पे पहुंचा जा सके, और मैंने इसको बोल दिया गम का दुर्गम, दुर लगा दिया, तो ये हो गया दुर्गम, जहां पे पहुंचना कठिन हो, पहुंचना कठिन हो। तो गम का एकदम से अर्थ चेंज हो गया, दुर्गम बनने के बाद बिल्कुल अर्थ चेंज हो गया। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय भी कुछ शब्दांश होते हैं जो बाकी के आगे नहीं लगते, लेकिन बाकी के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं और अर्थ चेंज कर देते हैं, और ये भी क्या करते हैं? अर्थ को तो चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये पीछे लगते हैं, ये पीछे लग के ये भी अर्थ को चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ऊ, प्रत्यय लगा दे मैंने ऊ। चाल का मतलब होता है चलना, डाक का मतलब होता है डाक, पोस्ट, लेकिन इसके पीछे जब ऊ लग गया तो चालू, यानी कि कोई बहुत चालाक है। डाकू यानी कि डकैत। आप देख पा रहे हैं आका लगाया, उड़ाका, लड़ाका, बया, खबया और गवया। आलू, कृपालु, दयालु। आई, लड़ाई, सुनाई, पढ़ाई। आन, लगान, चढ़ान, लगान, चढ़ान। तो ये था टॉपिक। अब मैं इस पे कराऊंगी आपको प्रश्न, अगली क्लास में मैं प्रश्न कराऊंगी। ठीक है, बहुत। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।